सुप्रभात प्यारे छात्रों। हिंदी की ई कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आप जल्दी से कॉपी कलम निकाल लीजिए। मैं आपसे कुछ सामान्य से प्रश्न करूंगी। तो पहला प्रश्न है कि हिंदी काव्य साहित्य में नई कविता क्या है? तो नाम के अनुसार आप जरा समझने का प्रयत्न कीजिए कि नई कविता। हाँ, बहुत सही समझें आप लोग। नई, हाँ, नयापन जिसमें हो। तो इसकी जो परिभाषा है कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि जिन कविताओं में नया भावबोध, नए मूल्य, नए शिल्प विधान को अपनाया गया वे नई कविताएं कहलाई। ये कार्य कब शुरू हुआ? ये स्वतंत्रता के बाद शुरू हुआ था यह कार्य। अब अगला प्रश्न इसी से संबंधित क्या कहते हैं कि नई कविता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो नई कविता की प्रमुख विशेषता पहले वाले से मिलते जुलते है कि इसमें नवीन कुछ प्रयोग हुआ होगा। तो सटीक उत्तर यह होगा कि नवीन उपमानों का प्रयोग इसमें किया गया। सबसे प्रमुख तो ये हो गया। अब इसके अलावा इसमें प्रतीकात्मकता थी, बिंबात्मकता थी, भाषा के नए नए प्रयोग थे। अब अगला है कि हिंदी साहित्य में कितने तार सप्तक प्रकाशित हुए। अब तार सप्तक क्या है? तार सप्तक आपके लिए नया शब्द है, मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। तार सप्तक जो है एक काव्य संग्रह है। अज्ञेय जी का पूरा नाम है हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो उन्होंने 1943 में क्या किया कि 7 कवियों की एक मंडली बनाई और उन 7 कवियों की रचनाएं एक तार सप्तक में प्रकाशित की। तो ऐसे करके उन्होंने 4 तार सप्तक प्रकाशित किए। पहला उन्होंने 1943 में किया, दूसरा 1951, तीसरा 1959, चौथा 1979 में। अब कुंवर नारायण जी का संबंध किस तार सप्तक से होगा और किस काल से होगा? तो ऊपर इन प्रश्नों के उत्तर हैं, तो आप जरा थोड़ा सा सोचिए। जी, बहुत सही जवाब। नई कविता से, प्रयोगवाद से और किस तार सप्तक से? तीसरे तार सप्तक में इनकी रचनाएं संकलित हैं। जो तीसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ था 1959 में, उसी में इनकी रचनाएं संकलित हैं, उसी में इनकी रचनाएं प्रकाशित हैं। और इनका जो काल था प्रयोगवाद, तो प्रयोगवाद ही आगे चल करके नई कविता के नाम से विकसित हुआ। अब जो अंतिम प्रश्न है, ये बताइए कि जब आपके मन में कोई विचार आता है, कोई भाव आता है, तो आप उसको किस प्रकार से व्यक्त करते हैं? कैसे उसको दूसरे के सामने व्यक्त करते हो? जी, लिख करके, बोल करके। बहुत सुंदर जवाब, ऐसा ही होता है। तो ये बताइए कि आप उसको बहुत सरल भाषा में व्यक्त करना पसंद करते हो या अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में बोलना पसंद करते हो? उसको मातृभाषा में बोलना, अभिव्यक्त करना ज़्यादा आपको अच्छा लगता है या यूं ही कठिन कठिन शब्दों में या दूसरे की भाषा में? जी, बहुत सही जवाब। अपने मातृभाषा में, अपनी मातृभाषा में आप उसको क्या करते हैं? अभिव्यक्त करना पसंद करते हैं। तो चलिए अब हम आज का प्रकरण में हेमलता बिष्ट, प्रवक्ता हिंदी, रायका जाखी डागर, आज का प्रकरण बात सीधी थी पर कुंवर नारायण जी की आपकी पाठ्यपुस्तक में दूसरी कविता, इसको पढ़ेंगे। इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो कवि परिचय में आप लोग थोड़ा सा वीडियो को रोक करके इसको लिख लेंगे। तो कुंवर नारायण जी का नाम नई कविता में या नए कवियों में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। अब जो 5वें दशक में साहित्यिक पत्रिका थी युग चेतना, उसका संपादन इन्होंने किया था और साहित्य जगत में बहुत चर्चित रहे थे। ये आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य लिखकर इन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा प्रकरण है बात सीधी थी पर कविता, इसका थोड़ा सा हम केंद्रीय भाव जान लेते हैं। क्या होता है कि कई बार हम जब अपने कथ्य को कहना चाहते हैं तो हम क्या कर लेते हैं? बड़ी बड़ी भारी भरकम शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। हम कह तो देते हैं, लेकिन जो हमारा ध्येय होता है, हमारा ध्येय क्या होता है कि हमें अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना होता है, वह पूरा नहीं हो पाता है और हम उस बात में उलझ के, बात और भाषा के बीच उलझ के रह जाते हैं। तो कवि का यहाँ पर कहना क्या है कि हमेशा हमें ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो सहज और सरल हो, जो स्वाभाविक हो, जो विचार के साथ साथ जो भाषा उसके साथ निकल आए, ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो ये जो कविता है कवि के काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं से ली गई है।
अब आगे बढ़ते हैं कविता की ओर और इसका सबसे पहले आदर्श वाचन करते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने, जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो प्यारे छात्रों, कविता को पढ़कर आपके मन में कई प्रश्न आ रहे होंगे, तो ध्यान से सुनिए। इन प्रश्नों का समाधान भी इसी कविता में है। तो कविता का जो प्रसंग हो जाता है वह इस प्रकार हो जाता है कि कवि भावानुरूप भाषा का प्रयोग न करने से किस प्रकार भाषा के जाल में फंस गए, अर्थात जैसे उनके भाव थे सीधे और सरल, ऐसी भाषा को उन्होंने प्रयोग नहीं किया, वो बहुत क्लिष्ट भाषा के चक्कर में पड़ गए। तो उनके साथ क्या होता है ये इस कविता में आप देखेंगे। कवि इसको आत्मकथात्मक शैली में बता रहे हैं, लेकिन एक तरीके से यह व्यंग्य भी है उन लोगों पर जो लोग बहुत क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं। हिंदी में ऐसे ही रीतिकाल के कवि हुए हैं केशव दास जी, तो उन्होंने बहुत क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया, जिस कारण उनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। तो ऐसा हमें नहीं बनना है, हमें बनना है बहुत ही सीधे सरल शब्दों में अपने भावों को व्यक्त करने वाला व्यक्ति। तो कवि कहते हैं कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई। मेरी जो बात थी वो तो बड़ी सीधी थी, मेरा जो भाव या कथ्य था वो बड़ा सीधा था, लेकिन उसको कहने के लिए मैं ज़रा भाषा के चक्कर में यानी कि चमत्कारिक भाषा के लालच में पड़ गया और ज़रा टेढ़ी फंस गई। कौन? मेरी बात टेढ़ी फंस गई। तो मैं जो है वो भाषा के घुमाव और उलझाव में फंस गया, मेरी बात उसमें फंस गई और उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा और मैं अपने उस सीधे साधे कथ्य को वापस पाने की कोशिश में मैंने क्या किया, भाषा को उल्टा पलटा, अर्थात कभी ये प्रयोग किया, कभी वो प्रयोग किया, कभी उसे आगे प्रयोग किया, कभी पीछे प्रयोग किया, कभी उसे तोड़ मरोड़ करके प्रयोग किया, कभी घुमा फिरा करके प्रयोग किया कि बात या तो बने। इतने प्रयत्न कवि इसलिए कर रहे थे कि मेरी बात बन जाए। और बात बनना आप यहाँ पे देख रहे होंगे, शब्दार्थ आप देख सकते हैं। यहाँ पर भाषा का चक्कर, उलझाव, घुमाव आप देख चुके हैं। यहाँ पर टेढ़ा फंसना, बुरा फंसना ये मुहावरा है। बात बनना ये भी मुहावरा है। कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना, तो कि या तो बात बन जाए या तो मेरा जो कथ्य है, मेरा जो विचार है उसके बीच और भाषा के बीच क्या बन जाए, सामंजस्य बन जाए। जैसी मेरी भाषा है वैसा ही, जैसी मेरी बात है वैसी ही भाषा का प्रयोग मैं करूं, या फिर भाषा से बाहर आए, या तो मेरी बात उस भाषा के उलझाव से बाहर आ जाए, वापस सीधी सादी हो जाए। लेकिन इतने प्रयत्न करने के बाद भी भाषा के साथ साथ क्या हुआ, मेरी जो बात थी वो और भी पेचीदा, और भी कठिन और मुश्किल हो गई। वो सुलझी नहीं बल्कि और कठिन हो गई। अब बात का पेंच खोलना, यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं, बात का पेंच खोलना ये बिंब है। बिंब क्या होता है, जब हम कोई बात, कोई यहाँ पे ये प्रयोग किया गया है तो इसको सुन करके हमारे दिमाग में एक चित्र उभर आए तो उसे कहते हैं बिंब। एक इमेज आ जाए तो वो क्या होता है, बिंब होता है। तो बात का पेंच खोलना यानी कि उसको सहज और स्पष्ट करना। फिर बेतरह यानी कि बुरी तरह, करतब ये कलाबाजी उर्दू का शब्द है।
तो यहाँ पे कविता के अर्थ हम इसको लेंगे भाषा के नए नए चमत्कार, यानी कि नए नए प्रयोग। तमाशबीन क्या होता है? तमाशा देखने वाले। हम यहाँ पे कविता की भाषा में इसको दर्शक या पाठक लेंगे। शाबाशी, प्रशंसा, प्रोत्साहन और बात की चूड़ी मरना, बात का प्रभाव समाप्त हो जाना। तो क्या कह रहे हैं? कवि की सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय, अब इतनी सारी मुश्किल कवि को हो रही थी, क्या मुश्किल हो रही थी? यहाँ पे देखिए, बात को पेज की उपमा दे रहे हैं कवि और कह रहे हैं कि अपने कथ्य को स्पष्ट करने में जो मुझे मुश्किल हो रही थी, मुश्किल उनको यही थी कि वो अपनी बात को, अपने कथ्य को स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे। तो उनको जो मुश्किल हो रही थी उसे वो धैर्य से समझे बिना, कथ्य का अभिप्राय समझे बिना मैं क्या करने लगा? पेज को खोलने के बजाय, यानी कि उसको ठीक करने के बजाय, उस मुश्किल को ठीक करने के बजाय, उस भाषा को ठीक करने के बजाय मैं और भी क्या करने लगा? बनावटी भाषा का प्रयोग करने लगा। उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, यानी कि गलत तरीके से, बुरी तरीके से और कस रहा था। तो आगे कहते हैं कि नए नए भाषा, नई नई प्रयोग में इसमें, नए नए चमत्कारिक प्रयोग में इसमें करने लगा। अब आगे कहते हैं कि क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे, कई बार क्या होता है कि हम जो है गलत कार्य करते हैं और मुझे उस पर हमें क्या होता है कि लोगों का प्रोत्साहन मिलता है, तो हम सोचते हैं कि हम सही कार्य कर रहे हैं और हम ना चाहते हुए भी उसको आगे बढ़ाते रहते हैं और आगे उसको करते रहते हैं। तो यहाँ पर कवि के साथ बिल्कुल ऐसे ही हुआ। वो जब जो है गलत भाषा का प्रयोग कर रहे थे, नए नए प्रयोग कर रहे थे, तो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको इस पर साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। तो इस पर उनको, जो तमाशा देखने वाले लोग थे, जो दर्शक थे, जो पाठक थे, जो उनका मजाक उड़ा रहे थे, तो उनकी वाहवाही, उनकी शाबाशी उनको साफ इस पर सुनाई दे रही थी। लेकिन कवि समझ भी रहे थे कि यह शाबाशी असली नहीं है, ये नकली है, ये तारीफ जो है वो झूठी है, ये वाहवाही झूठी है। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि कहते हैं कि आखिरकार वही हुआ, अंततः वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई, अर्थात जब मैं जबरदस्ती जो है उस बात को सिद्ध करने की कोशिश कर रहा था, भाषा का जबरदस्ती प्रयोग कर रहा था, तो बात की चूड़ी ही मर गई, यानी कि उसका प्रभाव ही समाप्त हो गया और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। तो वो भाषा में क्या हो गई? बेकार घूमने लगी, अर्थात कथ्य उनका जो था वो शब्दों का एक ढेर बनके, शब्दों का एक समूह मात्र बनके रह गई। अब आगे क्या होता है कि जब कवि जो है इतने सारे प्रयास करके हार चुका था, परेशान हो गया था, तो हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। अब जब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये क्या है? पेंच है। तो पेंच में क्या होता है? चूड़ियाँ बनी होती हैं। कील में क्या होती हैं? चूड़ियाँ नहीं होती हैं। कील को हम सीधे ठोक देते हैं कहीं भी। पेंच को क्या होता है? ये ऊपर खांचा आप यहाँ पे देख रहे हैं, इससे हम पेंचकस से उसको कसते हैं। तो यहाँ पर बात वही हो रही है, कह रहे हैं कि उसकी चूड़ियाँ ही समाप्त हो गई, अर्थात उसका प्रभाव तो समाप्त हो गया, अब वो कील बन चुकी है, तो मैंने उसे कील की तरह ही ठोक दिया, अर्थात वो जैसी थी उलझी हुई, मैंने उसको क्या कर दिया? वैसा ही छोड़ दिया, क्योंकि मुझे सही भाषा नहीं मिल पा रही थी, तो मैंने उसको उलझा हुआ ही छोड़ दिया, जो कि ऊपर से तो ठीक ठाक दिख रही थी। जो उनकी कविता थी कवि की, ऊपर से देखने में तो ठीक ठाक लग रही थी, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था, न ताकत, न उसमें जो है वो प्रभाव था, और न ही उसमें कोई अभिव्यक्ति, वो अपने मेरी अभिव्यक्ति में जो है वो सफल हो पा रही थी। जो मैं अभिव्यक्त करना चाहता था, न तो वो उसमें सफल हो पा रही थी, न उसमें कोई प्रभाव ही था, बस वो एक शब्दों का समूह मात्र बन के रह गई थी। आगे कहते हैं कि जब ऐसा हुआ, मेरी कविता जो है अपने उद्देश्य में सफल भी नहीं हो पा रही थी, तो तब क्या हुआ? बात जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। अब आपने देखा होगा, शरारती बच्चा क्या होता है, उससे खेलो तो वो बड़ा ही तेज होता है, वो कभी पकड़ में आता है, कभी नहीं आता है, शरारती है ना। तो ऐसे ही वो बात भी कवि से काफ़ी देर से खेल रही थी। क्यों? कभी वो सही लग रही थी, कभी नहीं लग रही थी, कभी कवि को लग रहा था ये भाषा ठीक है, कभी कवि को लग रहा था ये भाषा ठीक नहीं है। तो
उसने मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा। अब पसीना हम कब पोंछते हैं? पसीना हमें कब आ जाता है? जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो कवि को कुछ भाषा के प्रयोग की समझ तो थी नहीं। अब वो कह रहे हैं कि मैं पसीना पोंछने लगा, यानी कि मैं परेशान हो गया जब मैं उसको अपने कथ्य को स्पष्ट नहीं कर पा रहा था, तो मैं बहुत परेशान हो गया। और इसी परेशानी को देखकर उस नटखट बात रूपी बच्चे ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? कि तुमने कभी भाषा का सुविधा के अनुसार और स्वाभाविक प्रयोग करना नहीं सीखा? कि तुमने कभी उसे बिल्कुल स्वाभाविक, जैसे मन में विचार आया वैसे ही उसे प्रयोग करना नहीं सीखा? तो यहाँ पर आप लोगों को इस कविता में क्या मिला? कविता में आपको कवि क्या संदेश दे रहे हैं? कहते हैं कि अपनी बात को हमेशा सरल शब्दों में व्यक्त करना चाहिए। आपने इतिहास के अंतर्गत गौतम बुद्ध जी को पढ़ा होगा। उनके जो संदेश थे त्रिपिटकों में, तो वो किस भाषा में थे? वो पाली और प्राकृत भाषा में थे। तो उन्होंने, ऐसा नहीं था कि वो संस्कृत नहीं जानते थे। उस समय के जो विद्वान पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे वो संस्कृत बोलते थे, और पाली प्राकृत कौन बोलता था? जो गंवार लोग होते थे, अनपढ़ लोग होते थे, वो बोलते थे। वो बिगड़ा हुआ रूप था भाषा का। लेकिन उन्होंने इसलिए पाली प्राकृत का प्रयोग किया ताकि आम व्यक्ति उनकी बात को समझ सके। ऐसा नहीं था उन्हें नहीं आती थी। तो हमें क्या बनना है? केशवदास बनना है या गौतम बुद्ध बनना है? हमें गौतम बुद्ध की तरह अपनी बात को सरल से सरल शब्दों में व्यक्त करना है। तो आप भी एक एक कविता अवश्य लिखेंगे और बहुत ही सरल शब्दों में, जिस पर भी आप कविता बना सके। तो यहाँ पर हम इसका अब शिल्प सौंदर्य जान लेंगे। पहले देखिए, भाषा का चक्कर लोक भाषा का प्रचलित शब्द है। जब आप शिल्प सौंदर्य लिखें तो उसके अंदर विशेष के अंदर आप लिख सकते हैं कि भाषा का चक्कर लोक भाषा का शब्द यहाँ पे कवि के द्वारा प्रयोग किया गया है। और टेढ़ा फंसना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। बात का बनना, ये भी मुहावरे का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, ट का यहाँ पे 2 बार आवृत्ति हो रही है, ड़ की आवृत्ति हो रही है, या की आवृत्ति हो रही है। तो जब एक वर्ण एक से अधिक बार आए तो अनुप्रास अलंकार होता है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए, साथ, एक शब्द जब एक से अधिक बार आए किंतु अर्थ न बदले तो क्या होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो आगे देखिए, अब यहाँ पे बात को पेंच की उपमा दी गई है, तो उपमा अलंकार। नीचे देखेंगे, बे उर्दू का उपसर्ग है, तो उर्दू का शब्द भी हो जाता है ये। करतब, तमाशबीन, वाह वाह, ये सारे उर्दू के शब्द हैं। जब आप भाषा लिखेंगे तो उस समय आप लिखेंगे कि उर्दू मिश्रित खड़ी बोली। खड़ी बोली क्या है? हिंदी का वर्तमान जो प्रचलित स्वरूप है वो खड़ी बोली कहलाता है, जिनको आप अपनी पुस्तकों में पढ़ते हैं। पुस्तकों में जो लिखी हुई होती है हिंदी, उसे ही खड़ी बोली कहते हैं। अब देखिए, साफ सुनाई, स की आवृत्ति 2 बार हो रही है, ज की आवृत्ति 2 बार हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार है। फिर देखिए, वाह वाह में एक शब्द जो है 2 बार आ रहा है, अर्थ परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। फिर है, बात की चूड़ी मर गई। तो बात की चूड़ी मरना, बात में तो चूड़ी होती नहीं है। चूड़ी किस में होती है? पेंच में होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपमेय और उपमान का जो भेद है वो समाप्त कर दिया गया है। तो क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। इसमें बात को कील की उपमा दी गई है, तो उपमा अलंकार। ठीक ठाक में ठ 2 बार आ रहा है, अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर आप देखेंगे, बात को शरारती बच्चे की उपमा दी गई है। एक तो यहाँ पे उपमा अलंकार होगा, दूसरा यहाँ पे बात का मानवीकरण कर दिया गया है। बात निर्जीव है और शरारती बच्चा ये मानव है, तो इसके गुणों का इसमें आरोप कर दिया गया है, तो ये मानवीकरण अलंकार हो जाता है। प की आवृत्ति 2 बार हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार। फिर आप देखेंगे यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो काव्य में जहाँ भी ऐसा प्रश्न पूछने का बोध आपको हो वहाँ पे प्रश्न अलंकार का प्रयोग होता है। आगे आप इसमें जब इसकी भाषा आप लिखेंगे तो उस समय आप मुहावरेदार एवं बिंब प्रधान खड़ी बोली लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मुहावरे बहुत ज़्यादा आए हुए हैं और बिंब भी आए हुए हैं, तो जो कि आपकी पाठ्यपुस्तक में भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिंब क्या होता है? बिंब ये होता है कि जब कोई बात कही जाए तो वहाँ पे आपके दिमाग में एक चित्र उभर आए,
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना। तो जब ये बात हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आपके दिमाग में एक चित्र उभर रहा होगा इसको पढ़ करके। आगे आपके लिए कुछ गृह कार्य मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। आप कविता में जो भी आपने सुना, जो भी आपने पढ़ा, उसके आधार पे इसको करेंगे। धन्यवाद।